हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस वन की क्लास में स्वागत। हमने सबसे पहले या पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, जनसंख्या विधि या जनगणना विधि, और दूसरी हमने पढ़ी थी प्रतिदर्श विधि, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। आज हम पढ़ेंगे कि सैंपल मेथड, आपने सैंपल को कैसे चुनना है, हाउ यू वी हैव टू सेलेक्ट द सैंपल, सैंपल का हमने चुनाव कैसे करना है, और सैंपलिंग के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं, बट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, यहाँ पे हम 6 मेथड्स को पढ़ने जा रहे हैं। पहले यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसको रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। दूसरा सविचार प्रतिचयन, प्रपोजिव सैंपलिंग। तीसरा सत्रित प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। फोर्थ व्यवस्थित प्रतिचयन, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। फिफ्थ कोटा प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग। और 6 सुविधानुसार प्रतिचयन। अब इन सबको हमने बारी बारी स्टडी करना है कि ये 6 के 6 इन 6 जो हमारे मेथड ऑफ सैंपलिंग है उनके बारे में हमने अध्ययन करना है। सबसे पहली बात आ रही है यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन की वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होता है। जो भी हमारी जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी यूनिट्स हैं किसके, एग्रीगेट के, उनके सबके प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, सबके पास समान चांसेस होते हैं। रैंडम सैंपलिंग इज दैट मेथड इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन अ सैंपल। सैंपल के रूप में चुने जाने के प्रत्येक इकाई के, समग्र की प्रत्येक इकाई के समान अवसर होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाइयों का चुनाव आकस्मिक ढंग से किया जाता है। प्रतिचयन में से कौन सी इकाई शामिल होगी, कौन सी नहीं इकाई होगी, इस बात का निर्णय अनुसंधान कभी करता, जो अनुसंधान करता, जो रिसर्चर है वो नहीं करता है। उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इकाइयों के चुनने का काम पूर्ण रूप से अवसर या दैव, चांस पर छोड़ दिया जाता है। ये विधि वहां पे अधिक उपयुक्त होती है जहां पे समग्र की सारी इकाइयां कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। समग्र की सारी इकाइयां कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि लॉटरी है, मान लीजिए हमने 100 बच्चों की हम लॉटरी दे रहे हैं, 100 बच्चों ने लॉटरी डाली है, 100 बच्चों की हम पर्चियां बना लेते हैं, और 100 बच्चों की पर्चियां बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे से या रैंडमली किसी और बच्चे से हम क्या करते हैं, उसमें से एक पर्ची निकलवाते हैं। तो सब इकाइयों के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। ठीक है, ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन अ सैंपल। सैंपल में चुने जाने के सबके बराबर चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यादृच्छिक या रैंडम सैंपलिंग। दूसरा देखिए सविचार या यादृच्छिक प्रतिचयन विधि, सविचार करके, जिसको प्रपोजिव या डेलिब्रेट सैंपलिंग बोलते हैं। सविचार प्रतिचयन की वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधान करता समग्र में से, अब जो भी आपका एग्रीगेट है, जो भी समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार ऐसी इकाइयां चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। उसको लगता है कि ये एग्रीगेट का क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, उन इकाइयों को चुन लेता है। प्रपोजिव सैंपलिंग इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैंपल्स आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। उसको लगता है, वो क्या करता है, अनुसंधान करता है, समग्र में से, एग्रीगेट में से कुछ ऐसी इकाइयां चुन लेता है, ऐसे यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेता है जो उसको लगता है कि दे रिप्रेजेंट द एग्रीगेट, कि वो समग्र का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा है, ये विधि जो है अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि भारतवर्ष में लौह इस्पात का हमने सर्वेक्षण करना है। भारतवर्ष के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी स्टील इंडस्ट्रीज उसका हम क्या कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं। और जो भी अनुसंधान करता टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को शामिल किए बगैर वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, वो उसको उसमें शामिल कर लेता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सविचार, प्रपोजिव, डेलिब्रेट सैंपलिंग। दिस इज आल्सो द मेथड फॉर सैंपलिंग के लिए। ठीक है, अब हम जो तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो थर्ड मेथड है, ठीक है, और हमारा जो थर्ड मेथड है जिसको सत्रित या मिश्रित यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग, इसको आपने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना। आपने प्रतिचयन की इस विधि में उस समय अपनाई जाती है जब किसी समग्र की इकाइयां जो एक समान ना होकर के, जब भी आपकी यूनिट्स ऑफ एग्रीगेट या समग्र की इकाइयां दे आर नॉट होमोजीनियस, वो एक जैसी नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, वो एक विशेषताओं वाली नहीं है, वो एक से अधिक विशेषताओं वाली है। जैसे मान लीजिए हमारी 11वीं कक्षा के अंदर क्या है, ध्यान को सुनना है, हमारी आर्ट्स के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो हमारे टोटल विद्यार्थी 50 हैं।
उसके बाद कॉमर्स में हमारे 30 हैं और हमारे साइंस में विद्यार्थी हैं 20। हमारे टोटल विद्यार्थी हो गए 100। अब हमने क्या करना है, उनमें से हमने 10 विद्यार्थियों को चुनना है। तो 10 विद्यार्थियों को चुनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या कर लेंगे, 2 भागों के अंदर बांट लेंगे, जिसको हम बोलेंगे ये दो भाग हमने ये 3 भाग कर लेंगे आप, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का। और इसमें से यादृच्छिक प्रतिचयन विधि, लॉटरी या जो भी किसी विधि के द्वारा हम 5 इकाइयां चुन लेंगे। इसमें से हम 3 और इसमें से हम 2 इकाइयों को चुन सकते हैं। सबसे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी समग्र की इकाइयां हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जो भी अलग भाग जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, भागों में बांट लेते हैं। और उसके बाद हम यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के द्वारा या रैंडम सैंपलिंग के द्वारा उसमें से प्रतिदर्श चुन लेते हैं। यदि मान लीजिए हमने इसमें से 20 विद्यार्थी चुनने हैं, तो इसका शेयर कितना हो गया, इसमें से हमें 10 चुनने पड़ेंगे, इसमें से कितने चुनने पड़ेंगे 6, और इसमें से कितने चुनने पड़ेंगे 4। तो इसमें से हमने 3 भाग कर लिए, कुमार ये आर्ट्स कला वाला, वाणिज्य, और तीसरा साइंस वाला कर लिया। और उसके बाद हमने ये बना लिए 50 विद्यार्थी अलग रख लिए, 30 और 20 अलग, इनकी पर्चियां 50 की अलग, 30 की अलग, 20 की अलग से बना ली। और हमने रैंडम सैंपलिंग के द्वारा हमने इसमें से 10, इसमें से 6 और इसमें से हमने 4 इकाइयों को चुन सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, विशेषताओं के आधार पर आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा समग्र है उसको हमने किस में बांट लेना है, किसके अंदर, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटा, स्ट्रेटा के अंदर बांट लेना है, विभिन्न भागों के अंदर हमने इसको बांट लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक और नेक्स्ट जो विधि आ रही है, चौथी जो विधि है या फोर्थ, जिसको व्यवस्थित प्रतिचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवस्थित प्रतिचयन। व्यवस्थित प्रतिचयन विधि में समग्र की इकाइयों को, जो भी हमारा समग्र है, जो भी एग्रीगेट है, उसको हम संख्यात्मक, जिसको नंबर के हिसाब से और भौगोलिक या वर्णात्मक आधार पर जो है सबसे पहले हम क्रमबद्ध कर लेते हैं, चाहे वो जियोग्राफिकली या हम उसको अल्फाबेटिकली, ठीक है, या न्यूमेरिक के हिसाब से, हमने नंबर के हिसाब से उसको आधार पर जो है क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इनमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके हम जो यादृच्छिक प्रतिचयन या रैंडम सैंपलिंग के द्वारा हम अन्य इकाइयों का चुनाव करते हैं। जैसे आपने क्या करना है, हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से हमने 10 चुनने हैं। कितने चुनने, हमारे पास देयर आर 100 स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 100, क्योंकि हमारे पास समग्र कितना है, जो एग्रीगेटेड 100 है, उसमें से हमारा जो सैंपलिंग बन रही है 10। तो आपने क्या करना, उसमें से मान लीजिए जैसे कि एक हमने चुन लिया, जैसे मान लीजिए 10 तक का एक आ गया, आपने एक चुन लिया, कौन सा चुन लिया, जैसे हमारा 5वां आ गया, पहली इकाई 5वीं आ गई, तो दूसरी 15वीं, 25वीं, 35वीं, 45वीं, 55, 65, 75, ये 85th और 95th इकाइयों का चुनाव जो हम कर लेंगे। पहली आपने चुन ली, उसमें से कैसे चुन ली आपने, रैंडम सैंपलिंग से, कोई भी और उसके बाद हम इसको चुन सकते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, जो भी हमारे 100 विद्यार्थी थे उसमें से 10 चुने, तो उनको संख्यात्मक आधार पर हमने क्रमबद्ध कर लिया, या क्रमबद्ध करके प्रत्येक 10वें विद्यार्थी को प्रतिदर्श के रूप में जो है वो शामिल किया जाएगा। यदि हमारा जो पहला प्रतिदर्श 5वीं आ रही, तो दूसरा जो होगा ये आपको जैसे मैंने बताया वैसे हो जाएगा। ये विधि बहुत सरल है और इसके द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त करने के आसान, ये प्रतिदर्श प्राप्त करने बड़े आसान होते हैं, और इस प्रणाली के अंदर पक्षपात की बहुत ही कम संभावना रहती है। अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको मैं निकाल रहा हूं, जो नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम बोलेंगे कोटा या यादृच्छिक प्रतिचयन विधि। कौन सी आ रही, कोटा या यादृच्छिक प्रतिचयन विधि। इसके अंदर कोटा का मतलब आपको पता है कि कोटा निर्धारित करना। प्रतिचयन की इस विधि के अंदर जनसंख्या को या जनसंख्या की इकाइयों को विशेषता के आधार पर, हमने जो भी विशेषताएं हैं, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे फीचर्स हैं, उसके आधार पर हम कई भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हमने बहुत सारे भाग बना दिए और इस विभिन्न भागों में से कुल जनसंख्या के अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है, और गणकों को यह बता दिया जाता है कि आपने प्रत्येक भाग में से कितनी इकाइयां चुननी है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाइयों का अभ्यंश या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। इसके अंदर कोटा प्रतिचयन के अंदर क्या किया जाता है कि जो भी हमारी जनसंख्या है उसकी इकाइयों को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम बांट लेते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम बांट लेते हैं, और जो भी हमारा गणक है या इन्यूमरेटर्स है उसको ये बता दिया जाता है कि आपने प्रत्येक भाग में से कितनी इकाइयों का चुनाव करना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कोटा प्रतिचयन। अब अगले वाला नेक्स्ट जो है वेरी इजी है, सुविधा अनुसार प्रतिचयन, जिसको कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस का मतलब जैसे जो भी हमारा अनुसंधान करता है वो अपनी कन्वीनियंस से क्या करता है, समग्र में से या आपकी पूरी जनसंख्या में से
जो सैंपल है उसका चुनाव कर लेता है या प्रतिदर्श का चुनाव कर लेता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता है उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव कर लेता है, उस सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है, सैंपल का चुनाव कर लेता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है कि अनुसंधानकर्ता क्या करता है, जो कॉलेज के अंदर एक प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस आपको पता कॉलेज के प्रोस्पेक्टस निकलते हैं, उसमें से प्राध्यापकों की सूची देख करके, जो भी प्राध्यापक हैं, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं या जो भी लेक्चर्स हैं, उनकी सूची देख करके प्रतिदर्श का चुनाव कर लेता है, ठीक है। और प्रत्येक या तथा चुने जाने वाले या प्राध्यापकों से वो संपर्क स्थापित करता है और वो बोलता है कि मैंने आपको चुन लिया। वो उसने क्या कर दिया है, अनुसंधानकर्ता ने प्रोस्पेक्टस देखा और उसमें से उसने क्या कर दिया, जिसको हम विवरण जो पत्रिका बोलते हैं, विवरण पत्रिका, प्रविवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस, उसमें से उसने जो अध्यापकों को देखा, अध्यापकों के सारे नाम जो उसमें दिए होते हैं उसमें से उसने देख करके किसी अध्यापक का चुनाव कर लिया और उसके साथ उसने संपर्क स्थापित करके कि मैंने भाई आपका चुनाव कर लिया। ये सुविधा अनुसार प्रतिचयन, जिसको कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलते हैं, और ये बहुत ही कम खर्चीली विधि है, परंतु ये अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय है। इस प्रणाली में गणकों पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो हमने अभी जो आपको मैंने बताए, कितने मेथड्स मैंने बताए सैंपलिंग के, 6 मेथड्स बताए, और मैं उनको एक बार फिर बताने जा रहा हूँ कौन कौन से मेथड हैं प्रतिचयन के। आपने सैंपल की जो आपने मेथड ऑफ सैंपलिंग करना है, सैंपल का आपने चुनाव करना है, सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग, रैंडम आ गया, उसके बाद प्रपोजिव, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टेमैटिक, कोटा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है। आपने इनके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।